नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम उत्तर मौर्य काल के बारे में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए उत्तर मौर्य काल, इसका पहले देखते हैं कहां से कहां तक शासन रहा है। तो यदि शासन की बात करें तो 185 बीसी तक हम देखे थे मौर्य काल का था और इससे आगे देखना है बीसी से 250 एडी। देखिए ईसवी पूर्व से ईसवी सन की बात आ गया। तो इस दौरान जो है कि हमें क्या पढ़ना है, तो इस दौरान हम देखेंगे जो भारतीय राजवंश थे, इस समय जो विदेशी आक्रांता आए, जो दक्षिण भारत में राज्य बने, उनको देखेंगे। तो उनको पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले हम भारतीय राजवंश। भारतीय राजवंश, भारतीय राजवंश को देखने के बाद हम देखेंगे विदेशी आक्रांता, जो विदेशी आक्रमण भारत आए, विदेशी आक्रांता। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश। इसे ही क्या कहा गया है? संगम काल। तो हमें इन सभी को देखना है। तो देखिए ये जो भारतीय राजवंश है, इसमें हम क्या देखेंगे? शुंग वंश देखेंगे, कर्णव वंश, और सातवाहन वंश। और ये जो है कि विदेशी आक्रांता में क्या देखेंगे? हिंद यूनानी आक्रमण, हिंद यूनानी, यूनानी को ही यूनान कहा जाता है, यूनान, या इसे ही हम मिनांडर आक्रमण भी कहेंगे। उसके बाद देखेंगे शक, पहलव, कुषाण। ये शक और पहलव जो है ईरानी आक्रमण थे। उसके बाद दक्षिण भारत के यदि राजवंश देखे तो चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर, पांडे। तो देखिए हमें जो है कि इतना कवर करना है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हम क्या देखें, हम उत्तर मौर्य काल को देखने का प्रयास करें, अर्थात मौर्य काल के बाद के काल की घटना में कौन क्या क्या है। तो हम क्या देखें, 185 तो मौर्य काल है, इससे आगे 250 एडी तक चलना है। तो भारतीय राजवंश में हम क्या देखेंगे? शुंग वंश, कर्णव वंश, सातवाहन वंश। और इसी समय विदेशी आक्रमण भी भारत आए, उनमें क्या क्या है? हिंद यूनानी, या इसे ही यूनान भी कहा जाता है, इसे ही
हम मीनांडर आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मीनांडर आक्रमण। उसके बाद हम देखेंगे शक और पहलव, ये कहाँ के आक्रमण थे? तो ईरानी आक्रमण। उसके बाद कुषाण आक्रमण को देखेंगे। इनको देखने के बाद हम दक्षिणी राजवंश को देखेंगे। दक्षिणी राजवंश को ही क्या कहा जाता है? संगम काल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या देखेंगे? चोल वंश, चेर वंश और पांडे वंश। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम शुंग वंश के बारे में। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे? भारतीय राजवंश। भारतीय राजवंश। भारतीय राजवंश में क्या देखेंगे हम? शुंग वंश। तो पहले हम भारतीय राजवंश को एक मैप में समझते हैं। आप सभी भी इस मैप को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये यहाँ पर मान लेते हैं विंध्याचल पर्वत है। क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर है शुंग वंश और इसके नीचे है कर्णव वंश और यहाँ पर है सातवाहन वंश। इसको आप सभी बना लीजिएगा। ये क्या है? तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल या विंध्य पर्वत। तो ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले हम देखे हैं मौर्य वंश। देखिए यहां पर लिखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? विद्रथ। ये जो विद्रथ हुए, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। क्या क्या इसका? हत्या। हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। जब इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की तो ये अपने शासन काल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ये जो यहाँ जो कराने वाले पुरोहित थे उसका नाम पतंजलि था। कराने वाले पुरोहित कौन था? पतंजलि। ये जो पतंजलि थे इनके मित्र था। कौन था इनका मित्र? और यदि देखें इनके विशेषता तो इन्होंने क्या किया? वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का काम किया। वैदिक धर्म को पुनः
स्थापित करने का काम किया और इन्होंने मीनांडर से युद्ध लड़ा हिंद यूनानी से और उन्हें पराजित किया। तो लिखते हैं हिंद यूनानी को पराजित किया। हिंद यूनानी या मीनांडर को पराजित किया। इन्होंने अपने राजधानी जो है कि विदिशा को बनाया। राजधानी विदिशा। तो देखिए इसके बारे में क्या देखे हम। ये जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन हुए? तो पुष्यमित्र शुंग। कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने कैसे स्थापना करते हैं ये शुंग वंश की? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? विद्रथ। ये जो विद्रथ है इसकी हत्या करके इन्होंने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। जब इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किए तो अपने शासन के दौरान इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। 2 अश्वमेध यज्ञ किए और कराने वाले पुरोहित जो कि नाम इसका इंपॉर्टेंट है क्या है? पतंजलि। ये कौन थे इनके? तो मित्र था। ये जो पुष्य मित्र शुंग है इनका मित्र कौन था? पतंजलि पुरोहित, जो कि दोनों अश्वमेध यज्ञ में शामिल रहे पुरोहित के रूप में और वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का काम करता है। जैसा कि हम देखे वैदिक धर्म में जो है कि बहुत सारा बुराइयां आ गया, उसे मिटाने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। उनके बाद लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये जो शुंग वंश है इनके द्वारा यहाँ पर वैदिक धर्म को पुनः स्थापित रिकंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, पुनः स्थापित करने का कार्य किया। इसी के यही ये जो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं इन्होंने क्या किया? हिंद यूनानी अर्थात मीनांडर को क्या किया? इन्होंने पराजित किया और इन्होंने अपने राजधानी किसे बनाया? तो विदिशा। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला शासक देखते हैं। अगला शासक है अग्निमित्र। ये जो अग्निमित्र हैं, अच्छा पहले देखिए शुंग वंश। शुंग वंश इसके जो है कि कार्यकाल कहां से कहां तक है इनको लिख लीजिएगा। 185 BC टू 75 AD। तो ये जो अग्निमित्र है इन्होंने राजधानी जो है कि विदिशा ही रहने दिया। राजधानी विदिशा। देखिए इसके समय में कालिदास के द्वारा एक जो है कि रचना किए जाते हैं। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। ये जो शासन काल है BC होगा। तो देखिए ये जो मालविका और अग्निमित्र हैं ये 2 अलग अलग हैं।
ये मालविका ये हीरोइन है, हीरोइन। और ये अग्निमित्र ये हीरो है। ये जो रचना किए जाते हैं कालिदास के द्वारा, मालविका अग्निमित्रम। मालविका क्या है? हीरोइन, और अग्नि कौन है? मित्र। ये कैसा जो है कि रचना है? तो ये लव स्टोरी पर आधारित है, लव स्टोरी। इसमें जो है कि प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। यहाँ पर लिखते हैं प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या, देखिए ये जो अग्निमित्र है, ये है कि दूसरे नंबर के शासक बनते हैं। इन्होंने राजधानी विदिशा ही रहने दिया, और इसी के समय जो है कि कालिदास एक रचना करते हैं मालविका अग्निमित्र। मालविका क्या है? तो हीरोइन, और अग्निमित्र हीरो हैं। ये कैसा है? तो लव स्टोरी रचना है। इसमें जो है कि प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला शासक बनता है भागभद्र। भागभद्र। देखिए इसके समय की महत्वपूर्ण घटना यदि देखें, इसके समय जो है कि ग्रीस के एक राजा हुए, ग्रीस के राजा एंटीयोकस तृतीय, एंटीयोकस तृतीय। ये जो एंटीयोकस तृतीय हैं, ये अपने आप को भागवत कहते थे, अपने आप को भागवत कहते थे। इन्होंने एक राजदूत भेजता है विदिशा, राजदूत। हेलियोडोरस को कहाँ भेजा? विदिशा भेजा, विदिशा। ये विदिशा कहाँ है? तो एमपी में है। भेजा। जब इन्होंने विदिशा भेजा तो इन्होंने विदिशा में क्या किया? एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया, गरुड़ स्तंभ का निर्माण। तो देखिए क्या देखे हम? भागभद्र। इसके समय ग्रीस के राजा कौन थे? तो एंटीयोकस तृतीय। कौन है? एंटीयोकस तृतीय। इन्होंने ये जो है कि अपने आप को क्या कहते थे? भागवत कहते थे, भागवत मानते थे। और इन्होंने अपना एक राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस को कहाँ भेजा? विदिशा भेजा। विदिशा कहाँ है? तो एमपी में है। जब ये यहाँ आए तो यहाँ पर इन्होंने एक स्तंभ, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ बड़ी रो होगा गरुड़। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं।
देखिए अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन हुए? तो देवभूति, देवभूति। देवभूति जो अंतिम शासक हुए, इन्होंने सांची के स्तूप का, सांची के स्तूप को पढ़ चुके हैं। सांची के स्तूप ये क्या थे? लकड़ी का बना हुआ था, जो कि खराब होने के कारण इन्होंने जो है कि पत्थर का इस पर रेलिंग चढ़ाया, अर्थात इन्होंने दोबारा पत्थर से बनाया। सांची के स्तूप लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था, खराब होने के कारण, खराब होने के कारण क्या क्या पत्थर का बनाया? क्या था ये? ऐसे करके लकड़ी का बना हुआ था, जब ये खराब होने लगे तो इन्होंने पत्थर से इसे बनाया और इन्होंने भरहुत स्तंभ का निर्माण किया, भरहुत स्तंभ का निर्माण किया। ये जो है कि ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। इसके समय को वैष्णव धर्म के उत्थान का काल कहा जाता है। वैष्णव धर्म के उत्थान का काल इसी के समय जो है कि मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की जाती है, मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना का काल ये जो देवभूति है, इसकी हत्या जो है कि वासुदेव करता है। यहां पर लिखते हैं हत्या किसने किया? वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव हत्या करके कर्णव वंश की स्थापना करते हैं, कर्णव वंश की स्थापना। तो देखिए क्या देखे हम, अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। कौन हुए? देवभूति। इन्होंने क्या किया? सांची के जो स्तूप थे, ये लकड़ी का बना हुआ था, इसके समय खराब होने लगा तो इन्होंने क्या किया? पत्थर का बनाया। उसके बाद इन्होंने भरहुत स्तंभ का निर्माण करता है। पहले इन दोनों को याद रखिएगा, सांची के स्तूप का लकड़ी का बना हुआ था, खराब होने लगे, पत्थर का बनाया और भरहुत स्तंभ का निर्माण किया। उसके बाद दो देखिए, ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे और इसके समय वैष्णव धर्म का क्या होता है? उत्थान होता है, विकास होता है। इसी के समय जो है कि मनुस्मृति की रचना मनु द्वारा किया जाता है और इसके हत्या यदि देखें तो किसने किया? वासुदेव। इन्होंने इसकी हत्या करके कर्णव वंश की स्थापना किए, जो कि कर्णव वंश हम कल देखेंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए, स्तूप ही लिखिएगा, स्तूप।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कर्णव वंश और सातवाहन वंश को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।